सर्वप्रथम भगवान शिव की नगरी, नारी वीरांगना झांसी की रानी की धरती और वीरों की धरती शिवपुरी को इस मंच के माध्यम से मैं प्रणाम करता हूँ। उपस्थित मंचासीन जेल अधीक्षक महोदय, नारी प्रतिभा का सशक्त उदाहरण मेजर साहिबा, महामहिम राष्ट्रपति से सम्मानित मैडम, NHRCCB के समस्त पदाधिकारियों एवं सदस्यों को मेरा सादर नमस्कार। चूँकि आज हम एक विशेष प्रयोजन के साथ इस सभा स्थल पर उपस्थित हैं और आज हम मानवाधिकार के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। हम जिस धरती में बैठे हैं, जिस धरती पर बैठकर आज हम मानवाधिकार की चर्चा कर रहे हैं, यह धरती वीरों की रही है। यह धरती हमेशा एक इतिहास को लिखने का काम किया है और उस धरती के समस्त साथियों को, हमारे वीर साथियों को मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं और अभिनंदन करता हूं। हम आज भारत के लगभग समस्त राज्यों में अपनी उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं और यह उद्देश्य सफल तभी हो पाता है जब आप सभी का सहयोग एवं मार्गदर्शन हमेशा मिलता है। हम बैठे बैठे किसी एक जगह से हम विभिन्न प्रदेशों के, विभिन्न प्रांतों के पदाधिकारियों के माध्यम से विभिन्न प्रांतों के विभिन्न विषयों को अगर हम उजागर कर पाते हैं तो उसका एकमात्र सशक्त उदाहरण हमारे समस्त पदाधिकारी एवं सदस्य हैं। कई मामले ऐसे आते हैं जिस मामले पर हम लोग, मैं किसी की टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, किसी प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारे मानवीय मूल्यों को, मानव अधिकारों को और हमारे जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशंस UNHRC का और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का अनुपालन, हमारे मानवाधिकारों के लिए जो भी अधिकार निहित हैं उसके अनुपालन होनी चाहिए। और उसके लिए अगर हम एक सशक्त रूप से खड़े हैं तो आपको मैं सही बताऊं, पिछले दिनों हम अधिवेशन में थे तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 2 सदस्य हमारे इस अधिवेशन में थे, अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में, और उन्होंने भी इस चीज़ को स्वीकार किया अगर मानवाधिकार की रक्षा समाज के निचले पायदान पर अगर हो रही है तो मानवाधिकार संगठनों के सदस्यों के कारण हो रही है। जहाँ तक मानवाधिकार आयोग की पहुंच नहीं है, जहाँ तक मानवाधिकार आयोग की पहुंच नहीं है, वहाँ तक हमारी पहुंच है। और आपको बड़े गर्व के साथ हम बताना सुनिश्चित करते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वेबसाइट पे मैं आपकी डिटेल्स के साथ में बता रहा हूँ, या आप रिकॉर्ड में जा सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पिछले 5-7 सालों में सबसे ज़्यादा करके मामला किसी संगठन का दर्ज हुआ है तो NHRCCB है। NHRCCB आज भारत में पहचान का मुहताज नहीं है और इसका श्रेय आप समस्त साथियों को जाता है और यह श्रेय हम कतई हमारे इंडिविजुअल नहीं जा सकती है, यह श्रेय हम सभी के लिए जाती है। और हमारा जो उद्देश्य है उस उद्देश्यों पर हम किस प्रकार से खड़े उतरें, इस पर एक विवेचना और इस पर एक निष्कर्ष की जरूरत है। हम लगातार विभिन्न वेबिनार के माध्यम से आप सभी को मार्गदर्शित करने का कार्य करते हैं। हम विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आपको मार्गदर्शित करने का कार्य करते हैं। हम आपको मानवाधिकार के बारे में बताने का कार्य करते हैं और समय समय पर हमारे राष्ट्रीय हेल्पलाइन एवं अन्य पदाधिकारियों के द्वारा आपको विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी जाती है ताकि आप एक बेहतर मानवाधिकार कार्यकर्ता और मानवाधिकार के रक्षक बन सकें। हम कतई यह नहीं चाहते कि हम किसी प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े, परंतु किसी भी प्रकार की अगर कहीं मानवाधिकार के मामले आते हैं और प्रशासन चुप रहती है तो हमारी जिम्मेदारी भी है कि उस व्यवस्था के प्रति हम खड़े होकर के हमेशा उस मानवाधिकार के प्रति संलग्न होकर के हम काम करें। भारत के विभिन्न जेलों में हमारे जेलर साहब ने कहे कि किसी भी बिंदु का 2 पहलू होते हैं। मैं जेलर साहब से भी डिस्कस भी कर रहा था कि लगभग हम 50 से अधिक जेलों पर भ्रमण किए हैं, 50 से अधिक जेलों पर हमने पहुंच बनाने की कोशिश किया है। भारत के तमाम जेलों की हालत क्या है वो हमसे अछूता नहीं है। भारत के एक जेलों की दर्द और जेलों की जो समस्याएं हैं वो एक कैदी से पूछिए, वो बेहतर बता पाएगा कि जेलों की समस्याएं क्या है। हमारे एक मानवाधिकार के कार्यकर्ता रहे, वह
किसी कारण से किसी अन्य मामले में वो जेल गए और वो जेल से निकलने के बाद उस व्यवस्था की पूरी पोल खोल करके रख दी। और मैं यकीनन आपको बता देता हूं, उनकी एक पोल खोलने से उस समस्त जेलों की स्थिति सुधर गई थी। तो ऐसे अगर कि हमारे बीच जो प्रिजन्स, जो मानवाधिकार उल्लंघन और जो जेलों से निकल करके आते हैं, उससे समस्याओं को जानने की कोशिश करिए और उन समस्याओं पर खड़ा होने की कोशिश हमारी कहीं ना कहीं से हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। हम जब 2018 की उदाहरण बताते हैं, 2018 में हमने अरुणाचल प्रदेश के लगभग 2000-3000 बच्चों को एक साथ हमने रेस्क्यू करवाने का काम किया था। वो बच्चे कहाँ के थे? वो बच्चे झारखंड के थे, बिहार के थे, मध्य प्रदेश के थे, उत्तर प्रदेश के थे, विभिन्न पिछड़े और प्रांतीय आदिवासी क्षेत्र के लोग थे। कई समस्याओं का, हम कई मामलों का उजागर इस मंच पर भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी सुरक्षा की बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारी गोपनीय दस्तावेज होती है। हम आपको इतना जरूर बताना चाहते हैं कि आपके पास इतनी शक्ति है और आपके पास इतनी पावर है और आपके पास इतनी क्रियाशीलता है कि आप किसी को भी कहीं पर भी किसी भी व्यवस्था पर खड़े, किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था के खड़े लोगों को आप आईना दिखाने का काम कर सकते हैं। और यह कहीं ना कहीं से आप अगर एक मानवाधिकार के कार्यकर्ता हैं, मानवाधिकार के रक्षक हैं, तो आपको डरने की भी जरूरत नहीं है। डराने के लिए विभिन्न पहलुओं, विभिन्न लोग आपको सामने आएंगे, कई प्रकार की भ्रांतियां आपके साथ बात करेंगे, कई चीजें करेंगे, लेकिन आपको सशक्त रूप से खड़ा रहना है। ये आपको बेहद ही जरूरी हो जाती है। हमारी गतिविधियां पिछले 5-6-7 सालों में हमने एक बेहतर मानवाधिकार संगठन के लोग सभी पहलुओं पर ध्यान दिया है। उन सभी पहलुओं पर हमने क्रियाशीलता दिखाई है जो आम जनमानस के लिए बेहद ही जरूरी है। हम भारत के पिछले दिनों आप महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती मैडम द्रौपदी मुर्मू मैडम का संविधान दिवस के दिन एक स्पीच सुन रहे होंगे। वह स्पीच भारत के जेलों से संबंधित थी। हमारे जेलर सुप्रिंटेंडेंट साहब भी हैं। हमें भारत में जेलों को बनाने की जरूरत नहीं है, हमें जेलों को बंद करने की जरूरत है। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, उस स्पीच में हमने कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर वर्ष 2018 में मैडम से मेरी, जब मैडम झारखंड के महामहिम राज्यपाल थी, मैंने मैडम से लगभग 25 मिनट डिस्कशन किया था। और वह 25 मिनट की मुझे लगा कि उस दिन के स्पीच में मेरा चरितार्थ हो गया कि वो एक एक बातें जो मैंने उनके साथ डिस्कस किया था, एक परिचर्चा की थी, वो सारी बातें उनके अंदर विद्यमान थी। तो आप कतई यह नहीं सोचिए, मैं ये कभी नहीं सोचा था कि मैडम से मुझे इतना समय मैडम मुझे देंगी, और मैं ये कभी नहीं सोचा था कि उस पर कभी अमल हो पाएगी। लेकिन देखिए, जब एक सर्वोच्च पद पर गई और लगा कि हम इस पर बेहतर कर सकते हैं, उस मुद्दे को जरूर उठाएं। हमारा काम है, हमारा एक उद्देश्य है कि हम उन तमाम मुद्दों को जो मानवाधिकार के लिए बेहद ही जरूरी है, उसे हम उच्च स्तर तक ले जाएं। बाकी कार्रवाइयाँ होती हैं, अगर कार्रवाइयाँ नहीं होती तो हम एक साथ आज एकत्रित नहीं होते। कार्रवाइयाँ होती है और बहुत बेहतर तरीके से होती है। मैं इसका एक सशक्त उदाहरण भी दे सकता हूँ। कई मामले हमने भारत में लगभग आज तक कुछ देखिए 20-30% ऐसे केसेस होते हैं जिस केसेस को मैनिपुलेटेड केसेस होते हैं। जैसे अभी आपके जेल प्रशासन बता रहे थे, आपके अभी जिला प्रशासन के पदाधिकारी बता रहे थे कि ऐसे केसेस होते हैं जो पॉजिटिव तरीके से ठीक है, लेकिन अगर गलत हुई है तो उसका भी भागीदारी की न किसी होनी चाहिए। अगर भारत में किसी एक व्यक्ति के भूख से मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कभी आपने सोचा? किसी को भी जिम्मेदार नहीं की जाती है। मैं इस मंच से मैं लगातार पिछले 2019 के कोलकाता अधिवेशन में मैंने इस बात पर चर्चा किया था, आज भी मैं कर रहा हूँ कि अगर के भारत में किसी के भूख से मृत्यु होती है तो उसका किसी को जिम्मेदार नहीं माना जाता है, किसी को नहीं माना जाता है। भारत में आतंकवाद से ज्यादा बड़ी समस्या भूखमरी है, इसको लोगों को सोचना चाहिए। और अगर कहीं भारत के किसी भी गांव में, किसी भी प्रांत में, किसी भी जगह में अगर भूख से किसी एक की मृत्यु होती है तो उस कलेक्टर को आप पूरी तरीके से जिम्मेदार मान लीजिए। और मैं वकीलन कहता हूँ, किसी की भी भूख से मृत्यु नहीं होगी, कभी किसी की भूख से मृत्यु नहीं होगी। आप किसी न किसी को उसके लिए जिम्मेदार जरूर मानिए, तब तो नहीं होगी। जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का निर्वहन करना हम सभी का अधिकार है। जिस धरती पर आज हम बैठे हैं, जिस धरती पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, उस धरती शिवपुरी की धरती पर, शिवपुरी की नगरी पर एक कलंक है। जिस कलंक पर भी हमें काम करने की जरूरत है, वो कलंक है दढ़ीचा प्रथा। शायद आप सभी दढ़ीचा प्रथा के बारे में जानते होंगे या नहीं जानते होंगे,
लेकिन इस शिवपुरी के माथे पर कलंक है। मैं पिछले दिनों, कल ही मैं परसों जो